रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, कौमी सलामती का इजलास हुआ जिसके अंदर हकूमती वज़रा, पार्लिमानी लीडर्स अपोजिशन की तरफ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI, DGISPR, इन सब ने शमूलियत इख्तियार की। अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला और उसके बाद इस रीजन पर इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान कैसे इसको देखता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई है। पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान अब अमेरिका की जंग नहीं लड़ेगा। ये स्टेटमेंट एक और जगह, लेकिन रियलिटी क्या है, ऐसी क्या चीज़ें पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है कि ये लाइन जो ड्रॉ हम कर रहे हैं इसको हम अफर्मेटिव रखें और इसमें कोई चेंजेस ना आ सके। ब्रीफिंग दी गई DGISI की तरफ से, क्वेश्चन आंसरिंग हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ। नया अब इसके बाद नई चीज़ है पॉलिसी बनेगी पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट के तमाम स्टेक होल्डर्स और दूसरे तमाम स्टेक होल्डर्स का एक पेज पर, इस पे अपेरेंटली लगता ऐसा ही है, अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी, इन सब की तरफ से कि दे ऑल आर ऑन सेम पेज। सो देखना यह है कि किस हद तक ये चीज़ें आगे जाएंगी और इस सारे का इम्पैक्ट फैक्टफ की ग्रे लिस्ट के साथ भी है। कितना पाकिस्तान अमेरिका के लिए कर सकता है, दैट विल डिपेंड कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है या नहीं निकलता। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है सेनेटर रहमान मलिक साहब ने, पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। सर, सबसे पहले क्या ये तस्वुर दुरुस्त है कि पाकिस्तान अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है? जो काम हम 80s और 2000 के करीब किया था, अब हम वो लोग नहीं करेंगे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक पैराडाइम शिफ्ट आने जा रहा है, क्या कहेंगे जी? पेशतर के मैं आपको सवाल का जवाब दूं जो आपने अभी किया है। बात यह है कि सबसे पहले तो मैं इनफैक्ट कंडोलेंसेस ऑफर करूंगा उनकी फैमिलीज को जिनके अपने प्यारे शहीद हुए लाहौर के धमाके में, बेशक, और दुआ करूंगा उन जख्मी बहादुर सिपाहियों की जो जख्मी हुए हैं कोयटा एयरपोर्ट के करीब कानवाई पे हमला। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा, मुद्दतों लड़े, मुद्दतों लोगों का साथ दिया, मुद्दतों अमेरिका का साथ दिया, अफ़गानिस्तान की देखभाल की, और आखिर में नतीजा सिफर। आज भी हम वही टेररिज्म जो खाद ने शुरू की थी और उसके बाद वार्ड आई, वार्ड के बाद NDS आया, और वो उसी ही तरीके से जारी है। तो गुरीला जंग हम पहले भी फेस हम कर रहे थे, समझता हूँ आज भी फेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब आपने बात की है जो हमारी कौमी सलामती का एक इजलास हुआ, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि पार्लियामेंट कमेटी एक बनी हुई है जिसमें वो लीडर जो कि सारी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं अवान में, उनका एक इजलास था। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी वहाँ होते। मैं इस पे जोर दे के बात करूँगा। देखें मंसूर साहब, आप एक ऐसी फैमिली से तलक रखते हैं जो कि सिक्योरिटी से तलक था उनका। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द वन who appoints the DGISI, he is the one who appoints the army chief, he is the one who is the head of the Salami Council जो आपके NDC है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है कि इवन नेशनल जो आपका न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, उसको भी हेड प्राइम मिनिस्टर करता है। और अगर एक कौमी सलामती की मीटिंग हो रही है जिसपे कौमी सलामती के मतलब बातें होनी है, जिसमें आने वाले वक्त में कौम ने ये तयन करना है कि हमारे फैसले क्या होंगे आने वाले वक्त में, अपनी आने वाली नस्लों को मुसीबतों से, टेररिज्म से, इकानमी से, हर चीज़ में वो उसको बेहतर अंदाज से आगे ले जा सकें। और अगर आपका अपना लीडर प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट, तो मुझे ये बताइएगा कि उस मीटिंग की जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होंगे या उस मीटिंग की जो कार्रवाई होगी उसमें पॉलिसी मेकिंग करने वाला अगर वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि उस सलामती काउंसिल की मीटिंग को दूसरी दुनिया जो है वो किस नज़र से देखती? बिल्कुल ठीक। अब आज आपके फैसला, ज़ाहिर है हमने पहले भी बात किया, आपको याद होगा कि एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। एग्जैक्टली।
नून लीग की गवर्नमेंट थी और चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे। मैं एक कमेटी को हेड कर रहा था और मुझे फ़ोन आया कि आप अटेंड करेंगे उनकी मीटिंग। तो मैंने कहा मुझे कोई किसी का हैंगओवर नहीं आया, मैं रेडी टू सिट इन हिज चेयरमैनशिप। और उन्होंने चेयर की मीटिंग। हमारे पुराने को 4-5 DGFI थे, सेक्रेटरीज थे इंटीरियर के, मैं था। हमने पूरा दिन लगाया, दूसरा दिन भी लगा के हमने उसको 26 या 27 पॉइंट्स का एक नेशनल एक्शन प्लान दिया, जिसमें 21 पॉइंट अप्रूव हुए। फैसला ये हुआ कि इसको हम लॉ में कन्वर्ट करेंगे, इंक्लूडिंग दी मदरसा अथॉरिटी एंड ऑल्सो वेरियस फॉर्म्स विच वी थिंक दे वर ग्रे एरियाज। आज तक नहीं हुआ, ना उनकी गवर्नमेंट में हुआ ना इनकी गवर्नमेंट में हुआ। तो मुझे ये बताइए कि आप मीटिंग भी करते हैं, आप हाई अथॉरिटी पे भी जाते हैं। आपको याद होगा कि उस वक्त जनरल राहील थे आर्मी चीफ, और उन्होंने कहा था कि टाइम बीइंगली हमें एक लॉन्ग टर्म तो नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए SOS तौर पे हमें कुछ कोर्ट्स, आर्मी कोर्ट्स बनाने हैं जो कि फैसला करें टेररिस्ट का जो पकड़े जाते हैं। और आपने देखा जहाँ जब ज़रा थोड़ा भारी होता है, बोझ होता है, वो लॉ भी पास हो गया, लॉ इम्प्लीमेंट भी हो गया, लॉ इम्प्लीमेंट हो के उसका टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो गया। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान न यहाँ पास हुआ ना आगे चला, उसकी ब्रेक वहीं लगी हुई है। और आज हम फिर बात करते हैं कंसेंसस की। जब सारी चीजें पड़ी हुई हैं तो फिर कंसेंसस की क्या जरूरत? ठीक, नेशनल एक्शन प्लान लेके आते, उस पर बात करते और कहते लें चलें, आप मत भूलें और ये मत लागतबाजी रखें कि ये पिछली गवर्नमेंट ने बनाया या उससे पहली गवर्नमेंट ने बनाया या चौधरी निसार ने बनाया या रहमान मलिक ने बनाया। वो जो भी उस वक्त बैठा हुआ है वो कौम का नुमाइंदा है। ओके, ठीक, मलिक साहब पॉइंट आ गया आपका। आई एग्री। मलिक साहब मुझे ज़रा आप थोड़ा सा आगे बताइएगा, अफगानिस्तान और उसके डायनामिक्स और वो चेंज हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज 80s 90s 2000s का अफगानिस्तान नहीं है, डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गए। स्टेक होल्डर्स जो हैं, क्या उनको रियलाइज है कि दिस अफगानिस्तान इज नॉट द अफगानिस्तान दे वर आइंग ऑन, या जिसके ऊपर वो लोग इन्वेस्ट करते रहे हैं? इट्स अ चेंज अफगानिस्तान। जी मंसूर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपको कि जो फैसला किया अमेरिका ने आज, जो बाइडेन साहब की जो स्टेटमेंट है कि हम 11 सितंबर को विड्रॉ करेंगे, और जो मीटिंग उनकी इस वक्त गनी साहब के साथ हुई, लास्ट उन्होंने विजिट की, जो उसके क्लिप्स मैंने आए देखे हैं, उन्होंने कहा जी हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करते रहेंगे स्ट्रेटेजिकली और उनको इकोनॉमिकली, जो भी इश्यूज हैं उनके इकोनॉमिक्स के उनको देखेंगे। लेकिन आप देखें ऑन ग्राउंड क्या हुआ है। देखें जो एक्शंस हैं दे स्पीक लाउडर देन व्हाट यू एक्चुअली सी और व्हाट यू एवर थिंक इन योर लाइफ। ठीक, मैं ये समझता हूँ अगर अमेरिका की सिंसियरिटी होती कि वो पीस चाहते हैं अफगानिस्तान में और इस खिते में, तो अफगानिस्तान कभी भी अमेरिका ना छोड़ता, जो अपने जितने ट्रूप्स थे उनको ना विड्रॉ करता जब तक विड्रॉल स्ट्रेटजी के साथ एक इंटरिम गवर्नमेंट पर 4-5-6 मंथ के लिए ना बनाता। क्योंकि उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनाई तो बेसिकली इट इज अ पेविंग वे टुवर्ड्स एक्चुअली काइंड ऑफ सिविल वॉर, जो कि ऑलरेडी यू नो दैट के इस वक्त दहाने पे खड़ी है काबिल के। और काबिल की मैं थोड़ी सी क्यों नहीं, आपने देखा है कि चीज़ें बदली हैं। आज जो स्टेक होल्डर हैं उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं देन 10 years and 20 years। अब स्टेक होल्डर को मैं अभी थोड़ी देर तक डिफाइन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले क्योंकि आपने बात की अफगानिस्तान की, मैंने इस पर काफ़ी गहरी नज़र रखी है। मेरे 5 आर्टिकल विद इन दिस फ्यू वीक्स आए हैं, ठीक है, और एक इंशाल्लाह तो पढ़ेंगे। तो जो मेरी अभी तक मेरी सोर्सेज और चीज़ें बता रही हैं, जो मुझे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी इन चीज़ों की है, तो मैं ही कर्ज कर दूँ आपको, और वो ये है कि काबल इस वक्त 4 मुख्तलिफ ग्रुपों ने घेरा हुआ है। ठीक, एक है जो नॉर्दर्न लॉयज के अहमद शाह मसूद, ठीक, हुज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। उनके साथ ही थोड़ा नॉर्थ और सॉरी इसको साउथ और वेस्ट के साथ आपका है अबू सयाफ। देन इसमें कुछ फैक्शंस हैं हज़ारा के, जो हज़ारवाला जो शिया कम्युनिटी है हमारी, ठीक, और फिर पंसेरी हैं, पख्तून हैं, देन जनरल दोस्तम की जो हैं वो वाले भी हैं। जनरल दोस्तम की तरफ से यानी ताजिकिस्तान की तरफ से जो रोड
काबिल को मिलाती है, उस पे वो कब्जा कर चुके हैं अफगान जो तालिबान। मलिक साहब मुझे ज़रा इसी को थोड़ा सा एलेबरेट करने दें। नॉर्दर्न अलायंस ने दोबारा रीअलाइनिंग शुरू कर दी, एग्रीड, सिविल वॉर इज़ बाउंड टू हैपन ओवर देयर। तो ये जो बिग प्लेयर्स हैं, जिसमें रशिया की बात कर लें, आप चाइना की बात कर लें, हिंदुस्तान ने मोर देन $3 बिलियन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, ये सिनेरियो फिर कैसे बनेगा जी? अगर मंसूर साहब मुझे अगर मैं बात करूं तो आई बी ग्रेटफुल कि मैं अगर उसको खत्म कर लूं तो मेरा सलसल टूटेगा। अगर आप उसमें इंटरप्ट करेंगे सर तो मेरी वो एक चीज जो मैं आपको और आपकी वसासत से आवाम को बताना चाहता हूं वो नहीं पहुंच सकेगी जी। वी नो अ लॉट, यू नो अ लॉट, बट आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान जिन बुरे हालात में गिरा है, मैं बिल्कुल पाकिस्तान को सामने रखते हुए बात कर रहा हूं। तो मैं वहीं से आ रहा हूं कि चारों साइडें घिरी हुई हैं और परसों की न्यूज़ के मुताबिक ये जो उनका पैलेस है जो उससे सिर्फ 7 किलोमीटर दूर थी। ठीक। अब आ गई बात आपकी जो अभी बात की है रशिया की, चाइना की जी, मैं इसी पे आना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज करूंगा, देखना ये है कि तालिबान अब किन के दोस्त बने हैं। क्या तालिबान हमारे दोस्त रहे हैं? मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूं कि हमारे अब नहीं रहे। ओके। तालिबान जब एक सिमत में देख रहे थे शुरू में, तो वो हमारी तरफ देखा करते थे, लेकिन जब उन्होंने जंग शुरू कर दी अफगानिस्तान में तो उनके बहुत से दोस्त बन के उनके बहुत से स्टेक होल्डर हो गए। और उसके बाद सुलह सफाई का जब मौका आया तो पाकिस्तान ने फिर भरपूर मदद की और अमेरिका के सामने खड़े कर दिए वो, और पूरी दुनिया को बताया कि हमने पूरी कोशिश करके आपके सामने ले आए, इनके सुलह सफाई करके आप एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएं और चलाएं। ठीक है, एग्रीमेंट करवा दी। ठीक। लेकिन आप देखें उस एग्रीमेंट का रिजल्ट क्या हुआ, और वो जो चीज वो चाहते थे वो नहीं हुए। और आपको ये भी पता है जब टर्की में तालिबान को बुलाया गया कि आप आ जाइए एक फाइनल मीटिंग में, तो दे रिफ्यूज, क्योंकि उन्होंने कहा जी अमेरिका तो ऑलरेडी ऐलान कर चुका, हम जा रहे हैं, तो हम तो अपनी अफगानिस्तान एमिरेट्स आते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू बी विद यू। मेरा जो मेन पॉइंट जो आपको बता रहे इंडिया के नाम में भी आपने लिया, उसी के तनासब से मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान के जो अफगानी, आई एम स्पेशली सेइंग अफगानी तालिबान को भी वैसे ही सपोर्ट करे या उनके साथ ऐसी ही दोस्ती करे जैसे उन्होंने टीटीपी पाकिस्तान के साथ किया। बिल्कुल, मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ, जरा बिल्कुल आगे आप थोड़ा सा चले कि अगर आप देखें तो उनके एफर्ट्स ये हैं कि 2 दफा उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है इंडिया के वो दोहा में मिल चुके हैं। अगर किसी को शक है इंडिया से तो मेरे से बात कर ले, मैं रूम नंबर भी बता दूंगा और किसने मीटिंग कराई वो भी डिटेल दे दूंगा। फिर 5 दिन पहले जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्हें दुबई में मिले हैं। ओके। अच्छा, अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं अभी तक नहीं समझ सका। आज सुबह मुझे एक क्लिप आया था 45 मिनट्स का, जिसमें तालिबान फौजी, मैं अब तालिबान नहीं कर रहा हूं, तालिबान फौजी एक ऐसी स्मार्ट कॉन्टिजेंट के साथ सलामी दे रहे थे मुला यकूब को या किसी और लीडर को, जिसका क्लिप शायद मैं कल पब्लिक करूं। और उसमें वो, और हो सकता है मैं आपको भेजूं तो चला भी दीजिएगा, चल सकेगा तो जी। वो उसमें बिल्कुल अलर्ट कमांडोज, वो जो हमारी जो लैंड आर्मी होती है, वो आर्मी जो मेडिकल कोर होती है, और वो लोग जो गुरिल्ला वार करते हैं, वो लोग जो एक सप्लीमेंट करते हैं पीछे फौज को, वो सारे के सारे इतने अलर्ट लीड की तरह थे कि मैं पहले जब देख रहा था क्लिप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे लग रहा था किसी वेस्टर्न कंट्री की किसी फौज को ये ट्रेन शुदा है। ठीक, मलिक साहब ठीक हो, ठीक तो नहीं, इस चीज के साथ ये कहना जरूरी है। आपको पता है कि एक वायदा हुआ था जिसमें अफगानिस्तान ने कहा था कि आर्मी को ट्रेन कर दी इंडिया ने ट्रेन शुरू किया था। शक दुनिया ये कर रही है कि ये जो ट्रेनिंग है इंडियन आर्मी दी है। अगर वो क्लिप देखें तो उनकी जो एक टिंच आता है, एक शाया आता है, एक सिंबॉलिक सी चीज आती है, वो मोस्टली जो इंडियन आर्मी की उनकी तरफ से आती है। ठीक, मलिक साहब मुझे लास्ट जरा समझाइएगा, ये जो नॉन स्टेट, बिहाइंड एवरी नॉन स्टेट एक्टर देयर इज अ स्टेट एक्टर, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एनडीएस और रॉ, हाउ डू यू थिंक दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस? जी देखिए जी, रॉ ने तो पहले दिन से अफगान को नहीं छोड़ा, अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा, अफगानिस्तान के तालिबान की सपोर्ट नहीं छोड़ी,
और आपको ये भी पता है कि जो इस वक्त सूबे जहाँ पे इनका असर सूखता, उनको सप्लाई भी जा रही थी, उनको आर्म्स एंड एमुनेशन भी जा रहे थे जी। इस क्लिप में मैंने देखा कि मोस्ट मॉडर्न आर्म्स एंड एमुनेशन इनकी आर्मी के पास है। तो मैं एक यहाँ पे चलते चलते प्रेडिक्शन कर दूंगा, हो सकता है 2-4 हफ्तों के बाद आप देखेंगे कि तालिबान ने अपना एक जेट भी ये उड़ा दिया है हाँ। और कहा कि इस जेट को हम ओन करते हैं। बिल्कुल तो ठीक। मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे कोई वर्ल्ड पावर है। दो, चाइना ने भी इसको पोस्ट किया कि काबुल को आप कब्जा ना करें, रशिया ने भी आज कहा है कि नहीं करें, अपेरेंटली अमेरिका ने भी कह दिया है। तो कोई तो है जो उनके पीछे है। बिल्कुल सही। आखिर वो कौन है? बिल्कुल कोई ठीक। असरा भी दे रहा है, जो उनको सपोर्ट भी कर रहा है, और वो बड़े अपने मुतमिन हो के आगे चल रहे हैं। अगर मुल्ला ब्रदर की स्टेटमेंट देखे, उनके वो तारिक शाहीन गलबन, वो जो उनके स्पोक्समैन, उनकी बात सुने, और उनके जो डेप्टी कमांडर हैं इस वक्त जो बेसिकली सिविलियन साइड पे पॉलिटिकल चीज़ को डील कर रहे हैं, सिराजुल्लाह ककानी, वो देख लें, मुल्ला हैबतुल्लाह खान देख लें जो कि इस वक्त अमीर बने ने, और इस वक्त जो मिलिट्री कमांडर हैं उनके मुल्ला याकूब, इन सब की एक जो यूनियन बनी हुई है, अगर देखें तो उन सब कोई इंडिकेशन इंडिया की तरफ जाती है, कभी इंडिकेशन इंडिया की तरफ जाती है। बिल्कुल ठीक है रहमान मलिक साहब जी, ठीक हो गया। रहमान मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम, आप टाइम दिया। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब ने और मेजर जनरल अनवर सईद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया जी। शहजाद चौधरी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। सर, ब्रीफिंग हो गई, हमने देखा कौमी सलामती के अंदर बता दिया गया, क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब पॉलिसी की बात आती है जिसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स, पार्लियामेंट, सिविल एंड मिलिट्री, दे हैव टू बी ऑन द सेम पेज। सर, क्या पॉलिसी पाकिस्तान की, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वी विल नॉट बी टुगेदर, अगर वहां पर कोई खराबी होगी, वी विल बी टुगेदर इफ देयर विल बी पीस इन अफगानिस्तान, डू यू रियली थिंक दैट्स गोइंग टू बी हैपन लाइक द सेम वे जी? देखिए, एक चीज़ तो क्लैरिफाई ये हमें करनी चाहिए कि जो पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट जो होती है उस वक्त की, उसकी पॉलिसी होती है, एक कैबिनेट की पॉलिसी होती है। True. तो हुकूमत अपनी पॉलिसी का इजहार करती है, इदारे जो हैं उसको फॉलो करते हैं। हाँ, इदारों में और अगर हुकूमत के बीच में कोई बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ पॉलिसी जब इनंसिएट की जाती है तो इसका मतलब है कि वो पॉलिसी ज़रा ज़्यादा साउंड होगी। होता यूँ है कि उस पॉलिसी को यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी देने के लिए, यूनिवर्सल से मुराद ये पाकिस्तान भर में हमारे जो पार्लियामेंट्री जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी उसके हिस्सेदार बन जाएं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर्स उसमें शामिल हो जाएं, वो आवाज़ फिर मजबूत बन जाती है। मिसाल के तौर पे जब यमन का मामला हुआ तो PMLN ने क्या किया, उनको उस वक्त मुश्किल था पाकिस्तान के लिए सऊदी अरेबिया को सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो PMLN वो मामला ले गई पार्लियामेंट के अंदर। हालांकि वो खुद फैसला कर सकते थे PMLN वाले और कह सकते थे जी कि ठीक है, हम नहीं देंगे सऊदी अरेबिया को सपोर्ट, हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी नहीं है, हम यमन में अपनी अफवाज नहीं भिजवा सकते या सऊदी अरेबिया की मदद के लिए नहीं भिजवा सकते यमन वॉर के अंदर। लेकिन क्या हुआ, ले गए पार्लियामेंट के अंदर। जब पार्लियामेंट के अंदर गए तो वो कौम की आवाज़ बन गई। जब कौम की आवाज़ बनती है तो अखलाकी तौर पर उसकी जो पोजीशन होती है वो बहुत मजबूत हो जाती है। तो जो ये मामला हुआ इसमें अखलाकी तौर पर अब तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं, वो स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो एक पेज पे हैं, उन्होंने एग्री कर लिया, उनको पॉलिसी समझा दी गई, जो सवालात थे बता दिए गए। अगर एक आध और सेशन भी करना है किसी और मजमून पे वो भी हो जाएगा। तो जब ये मिल मिला के करेंगे तो जाहिर है कि कलेक्टिव विजडम, एक बेहतर पॉलिसी और एक बेहतर डायरेक्शन, उसमें इनपुट दे सकते हैं। वो इनपुट देंगे कि मेरा ख्याल है इसको ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है अदरवाइज पॉलिसी गवर्नमेंट की और इदारे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जल साहब, सर, पार्टनर, नो पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट, पार्टनर इन पीस, ये तो बात बिल्कुल आई, एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई कि हम एयर बेसिस भी नहीं देंगे एंड ऑल दैट। सर, इसकी ये जो बनाया था, जो इशू हुआ था, दैट वाज इन जनरल मुशर्रफ टाइम, जो ये इशू किया गया था इनको कि दे विल यूज इट। सर, अब उससे क्या हम चेंज करने जा रहे हैं, और अगर चेंज करेंगे तो क्या ये सिर्फ एक पॉलिसी रहेगी या इसको कोई ब्लैक एंड वाइट के अंदर भी चीज़ें आती हैं जी इसमें? देखिए, इट्स ए लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस है या पर्सपेक्टिव है। जैसे आपने बात की कि इट स्टार्टेड विद द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो थी, जो 9/11 के पस मंज़र में जॉर्ज बुश जूनियर ने लॉन्च की थी, अनलीश किया था। और उस वक्त एक्चुअली डायनामिक्स जो थे, पॉलिटिकल डायनामिक्स, जियो स्ट्रेटजी और इंटरनेशनल रिलेशंस के डायनामिक्स बड़े डिफरेंट थे।
बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज नाउ, 20 साल हो गए उस बात को, और अमेरिका हैज़ सीन कि जी वॉर एफर्ट जो है इट हैज़ नॉट लेड टू एनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स एंड दे हैव नॉट मेड एनी सब्सटेंटिव प्रोग्रेस, बल्कि एक तरह से ये डिफीट ही है। यूफिज्म के तौर पे आप इसको जो मर्जी कह लें, लेकिन सही लफ्ज़ों में इसका लफ्ज़ जो है वो डिफीट ही है, जैसे सोवियत यूनियन को डिफीट हुई थी 89 में। सो इट इज़ समथिंग सिमिलर टू इट, यू कैन द अमेरिकन और एनीबडी कैन पुट एनी कंस्ट्रक्ट ऑन इट, बट बेसिकली ये वही है। तो बेसिकली देखिए जी, इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं डायनामिक होते हैं, कभी भी स्टैटिक या उनमें स्टेसिस नहीं होता कि एक ही डगर पे या एक ही उस पे है। तो उस जो आज के हालात हैं उसमें आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। इवन इमरान खान हैज़ बीन कंसिस्टेंट अबाउट हिज अप्रोच कि ये हमारी जंग नहीं है, या ये जंग हम पर थोपी गई है, या हम इसमें घसीटे गए हैं। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक वी नाउ have this is our policy and we'll inshallah stick to it. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शहजाद चौधरी साहब, सर old warlords they have started reviving Malaysia, अभी तो apparently they are supporting government काबुल की हुकूमत, लेकिन मुझे रिकॉल हो जाता है 90s में and all that। सर इसको कैसे टैकल किया जाएगा, पहले ये बताइएगा, उसके बाद मैं इसके आगे चलता हूँ जी। अच्छा, इससे पहले छोटा सा जस्ट लिटिल मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट जनरल साहब हैज सेड। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इसका देखिए, अगर पाकिस्तान 9/11 के बाद 2001 में वो कहता, ये पोजीशन लेता कि हम अड्डे नहीं देंगे, उसकी एक कीमत होती। बिल्कुल ऐसे आज जब ये कह रहा है जिन हालात में अमेरिका छोड़ के जा रहा है कि हम अड्डे नहीं देंगे, इसकी कीमत शायद उससे बहुत कम है। ओके, तो हर जो आप पॉलिसी बनाते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म ही हो, शॉर्ट टर्म गेन के लिए हो, या शॉर्ट टर्म इशू को एड्रेस करती हो, वो उन स्पेसिफिक तनाजुर के अंदर किसी सवाल का जवाब होती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि खान साहब, इमरान खान साहब बड़े अरसे से ये अप्रोच लेके बैठे हैं कि पाकिस्तान एक गलत जंग में गया। वो हाइंडसाइट में 2020 में हमें सब समझ आ जाती है कि ये गलत फैसला था, इसको इस तरह कर लेते तो बेहतर था। लेकिन उन हालात में जिसमें एड्रेस किया गया, उस वक्त ये ख्याल था और बेहतर यही था कि पाकिस्तान के लिए शायद हम बेहतर कोई फैसला कर रहे हैं। उसके नताइज क्या निकले वो हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ा। आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। ये जो मलेशिया वाला सवाल पूछा आपने, देखिए मलेशिया, इसीलिए मैं समझता हूँ कि 1996 के तालिबान और 2001 के तालिबान बहुत फर्क है। 2001 के तालिबान मार खाए हुए हैं अमेरिका से, बावजूद इसके कि आज उनको भले हम विक्टर कह लें कि वो आज तक अपनी जगह पे कायम है। उनका तो मुल्क है, वो तो कायम रहेंगे। अमेरिका बाहर से आया था, वो छोड़ के चला गया। अच्छा, लेकिन समझदार भी हैं, मामला फहम भी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, और वो जो रास्ता तशद्दुद का अपनाया था 1996 में, शायद वो इस दफ़ा ना अपनाए। दूसरी बात, इसी तरीके से एक एजेंसी क्रिएट होगी अफगानिस्तान के अंदर। मेरा ख्याल है उनके यहाँ भी ये जो मीडिया है बहुत तेज़ी से फैला है और बहुत खुला है। इसकी वजह से कुछ एजेंसी डेवलप हुई है वहाँ पर, जहाँ पर कि एक ऑल्टरनेट आइडिया या थीम आई है तालिबान के अलावा भी। क्या वो मलेशिया की शक्ल में, एक फिक्री शक्ल में किसी तरीके से कंटेस्ट करेगी तालिबान की पोजीशन को? तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो कशमकश है, जिसमें कि काबुल के ऊपर कब्जा ना से उसके ऊपर जो हावी होना है, शायद तालिबान को इस दफ़ा कुछ थोड़ी देर लग जाए वहाँ पहुँचते पहुँचते। जिस तरह लास्ट टाइम स्वीप किया था, एकदम से काबुल गिर गया था, शायद इस वक्त कुछ वक्त लग जाए, 6 महीने 8 महीने, जब तक हम थोड़ा बहुत ये जो मामलात हैं और तशद्दुद है उसके अंदर कुछ कमी देखें अफगानिस्तान के अंदर। ये वजह बनती है उसकी। मुझे लगता है कि मलेशिया सारे मदद करेंगे उन लोगों की जो कि तालिबान को कंटेस्ट करना चाहते हैं। फिक्री एक होगा, थोड़ा सा कशमकश भी होगी, लेकिन अल्टीमेटली तालिबान प्रिवेल करेंगे, लेकिन इट माइट टेक अ लिटिल व्हाइल। ठीक सर, जनरल साहब, तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान के रिलेटेड जो पॉलिसी है, दुनिया समझ रही है कि वो चेंज होगी। जिस तरह अभी शहजाद चौधरी साहब भी फरमा रहे थे कि उन्होंने एक टाइम स्पैन देखा है और उन्होंने मार खाई है वहाँ पर, और ऑब्वियसली उनका तो मुल्क है, वो जा नहीं सकते। आपको लगता है कि पॉलिसीज़ में चेंज आएगा तालिबान की एंड ऑल दैट जी? आई थिंक इट इज़ इनएविटेबल। अगर उन्होंने, if Afghanistan has to survive as a country or as a polity or as a international player के तौर पे, तो it is inevitable। दूसरा रास्ता जो है वो मार धाड़ और सिविल वॉर का है। तो if they decide, which I am sure or I am optimistic कि इंशाल्लाह वो इस रास्ते पे चलेंगे कि हमने एक महज़ब और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह बिहेव करना है या एक अपनी पॉलिटी को डेवलप करना है,
तो अगर वो ये उनकी प्रेफरेंस है या प्रायोरिटी है तो फिर यकीनन वो एक ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो मॉडरेशन का रास्ता होगा, जो इंक्लूसिवनेस का रास्ता होगा। जैसे अभी उनके वाइब जो आ रहे हैं तालिबान के, वही एक्सक्लूसियन का या एक दूसरों को अलग करने का या दूसरों से लड़ने मरने का नहीं है। वो इस तरह की कंसिलिएटरी टोन में बात कर रहे हैं। आप उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स के स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके रिटन स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रेस स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ यू गो थ्रू ऑल दैट तो दैट मेक्स काफ़ी एक कंसिलिएटरी टोन में है। ओके, सो आई होप कि दे हैव लर्न देयर लेसन। देखिए ना, अगर उन्होंने अपने लेसन, नेचुरली आई होल्ड नो ब्रीफ फॉर द तालिबान। मैं उनके माइंड सेट को इस तरह तो नहीं कह सकता हूँ कि वो कल जाके कल कलां क्या करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने अफ़गानिस्तान के वो हमदर्द हैं, पेट्रियट्स हैं, विच आई होप एंड प्रे दे आर, या अपने मुल्क की वो बेहतरी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे वुड गो फॉर ए प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिवनेस, प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन, प्रोसेस ऑफ एक इंटरनेशनल जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट का जो होता है। इस तरह नहीं कि जी बस सारों को पकड़ लो और इस तरह वो मॉडरेशन से हट के जो था। ठीक हो गया। अच्छा शहजाद चौधरी साहब, एक बड़ा सेंसिटिव सी चीज़ है जी बॉर्डर एरिया की, अगर हम बात करें और उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका चाहता है कि हम वहाँ पर ड्रोन अटैक्स भी करें। पाकिस्तान, इमरान खान साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है इसको लेकर। तो सर सिचुएशन कैसी होगी? ड्रोन अटैक्स अगर करता है या अगर वो एयर स्पेस इस्तेमाल करना चाहता है तो क्या पाकिस्तान ड्रॉप डाउन करेगा, क्या करेगा या अलाउ करेगा? हम लोग एक सिचुएशन के अंदर फिक्स नहीं हो जाएंगे इसमें? नहीं, देखिए, एक तो ड्रोन्स गल्फ से उड़ा के यहाँ पे लाना बड़ा मुश्किल है, बहुत वक्त लगेगा। ड्रोन इतना तेज नहीं है, इसलिए एक तो ये ड्रोन इज आउट ऑफ क्वेश्चन अनलेस एंड अनटिल बेसिंग बिल्कुल नेबरहुड में हो। यानी सिर्फ हम ही नेबरहुड में नहीं है, ताजिकिस्तान भी है, उधर से किर्गिस्तान भी है, बाकी मुल्क भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इससे थोड़ा सा तो ड्रोन की पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, फिर उनका ये भी देख लीजिए, आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वाशिंगटन में, जिसके अंदर प्रेसिडेंट बाइडन से पूछा गया कि अफगानिस्तान के बारे में सवाल पूछा गया, ये लाइव दिखाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि छोड़ो उसको, वो पुरानी बात हो गई। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अफगानिस्तान, इट्स एन ओल्ड स्टोरी। सो इफ यू इमेजिन कि अभी 650 फौजी वहां बैठा है, उसने कहा इसको छोड़ के वो किसी और चीज की तरफ चल पड़ा। प्रेसिडेंट बाइडन उसने कहा, आई डिड नॉट वांट टू स्पीक अबाउट अफगानिस्तान के, बस दैट्स द एंड ऑफ इट, कहानी खत्म। दूसरी बात, एक और चीज याद रखें, कहा यह जाता है कि अमेरिका ने अगर मुआहदा किया तो सिर्फ एक फरीक के साथ किया, और वो मुआहदा किया तालिबान के साथ। बिल्कुल। तो दे हैव, जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग है वो तालिबान है, वो अफगान हुकूमत नहीं है। अफगान हुकूमत है तो कंटेस्ट किया उनके उस मुआहदे को जिस पर उन्होंने 10 खत भी कर लिए थे। बिल्कुल। और फिर उसको फॉलो अप भी नहीं किया। तो इसलिए क्वाइट पॉसिबल कि जब ये तालिबान हावी हो जाते हैं और अमेरिका समझता है कि तालिबानी हावी होंगे, तो तालिबान में और अमेरिका में फिर एक और को रिलेशन डेवलप हो जाए किसी किस्म की। यू माइट फाइंड के दे विल एक्चुअली गेट अलॉन्ग विद ईच अदर। हो सकता है अमेरिका उसको एक्सेप्ट भी कर ले। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो दौर होगा तालिबान का बहुत मुख्तलिफ होगा। आपका सवाल बेसिकली कि अच्छा वो क्या, तो इसलिए वो जो ज़रूरी नहीं है कि वो आके यहाँ पे ड्रोन ही चलाएंगे या जहाज़ों के साथ करेंगे। फिलहाल तिफल तसलियाँ अशरफ गनी एंड को के लिए कि हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंतजार करते हैं। हो सकता है कि इन अ फ्यू मंथ्स टाइम वी विल हैव अ मच क्लियरर पिक्चर। आई डोंट थिंक एनी ड्रोन्स विल बी लोकेटेड इन द विसिनिटी। ओके जल साहब, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ये बड़ा क्लियर है। हमने बॉर्डर फेंसिंग देखी, 90% कंप्लीट हो गई है, 10% रह गई है। कितनी आपको परसेंटेज लगती है कि सिचुएशन अगर ख़राब हो तो बॉर्डर 100% भी सील किया जा सकता है? क्योंकि ये भी चीज़ हुकूमत की तरफ से आई है कि जी वील मेक श्योर कि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो, और कितना डुएबल है ये भी बताइएगा। जहाँ तक ऑब्वियसली पाकिस्तान की तो ये अव्वली तरजीह है कि हमारी जो सरजमीन पर किसी तरह की तखरीबकारी या इस तरह के जो एंटी स्टेट जो एक्टिविटी है वो अफ़गानिस्तान से जनरेट ना हो। बट ऑब्वियसली यू नो कि रॉ NDS और वो जो नेक्सस है, अब जो मार्शल साहब भी और रहमान मलिक साहब भी बात कर रहे थे, वो अभी भी अलाइव है एंड दे हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग दिस थिंग। और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव और बड़ा एक विशियस नेक्सस था, ठीक है, विद द अफगान जो एलिमेंट्स थे, या वहाँ पे उनकी सपोर्ट बेस थी, या वहाँ पे उनके रेस्ट एंड रिक्रिएशन एरिया थे। लेकिन जहाँ तक अगर तो आप कहें कि फेंसिंग से ये मसला हल हो जाएगा, तो आई डोंट सब्सक्राइब टू सच आइडिया, बिकॉज फेंसिंग इज़ ए टेम्परेरी मेजर और इट कैन बी ब्रोकन, इट कैन बी ब्रीच्ड,
और उसके अगर जब तक आप उसको ऑब्जर्वेशन और फायर से कंट्रोल नहीं करते हैं बिल्कुल सेंस को, बिल्कुल सही, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको पता है हमारा जो ड्यूरेंट लाइन है उसकी जो कन्फिगरेशन है या जो उसकी टोपोग्राफी है, इट इज़ फॉर्मिडेबल। ओके, कि उस पर ये पॉसिबल नहीं है। आप लाखों ट्रूप्स भी लगा के परहैप्स यू कैन डू इट, विच वी कैन नॉट अफोर्ड। ठीक। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि अफगान गवर्नमेंट या उनका जो पोलिटिकल सेटअप है, इट शुड बी ऑन बोर्ड, विच वी होप के तालिबान के साथ हमारा होना चाहिए विद देम सेंडिंग, कि वो अपनी सरजमीन को जैसे पाकिस्तान ने अपना बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। ठीक, देखिए ना, इट शुड बी ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस। ट्रू। नाउ द अफगान्स हैव टू रेसिप्रोकेट इन द सेम मैनर, जो कि अभी तक नहीं कर रहे थे। अशरफ गनी या इससे पहले जो भी गवर्नमेंट थी, दे वर सॉर्ट ऑफ उनको स्पॉन्सर भी कर रहे थे। फिर रॉ के साथ, इंडिया के साथ जो नेक्सस था, तो इंडिया अपनी प्रॉक्सी जो वॉर थी वो उनके थ्रू हमारे ऊपर लॉन्च कर रहा था। बिल्कुल ठीक। सो होपफुली विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट और या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, तो उसके बाद थिंग्स वुड चेंज एंड थिंग्स वुड दिस विल नो मोर बी द केस। शहजाद चौधरी साहब, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं मैं, लेंडिंग्स की बात करूं मैं, फैक्ट ऑफ की बात करूं, फैक्ट ऑफ ग्रे लिस्ट की बात करूं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं और इसको कहा भी जा रहा है कि जी पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। अभी जो फैक्ट ऑफ की रिपोर्ट थी, मैं वो प्रेसिडेंट की बात सुन के शर्मिंदा हो रहा था कि 27 में से 26 पॉइंट्स हमने एड्रेस कर लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर ही है। सर, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, एक तो हमने अभी एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा दिया ना, तो अब उसके बाद फिर इसकी कोई ना कोई तो शाखसाना हमें सहना पड़ेगा। ठीक। एक उसका आपने देख लिया, उन्होंने कहा कि चाइल्ड सोल्जर्स के लिए पाकिस्तान का नाम शामिल कर दो। अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ कि पता नहीं एक्चुअली ये बात है या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारे यहाँ कोई ऐसा ग्रुप, कोई मिलिशिया, कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसमें हम चाइल्ड सोल्जर्स को उसको करते हैं। मेरा तो नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ है। तो इसलिए मुझे 2+2 करके 4 करना पड़ता है। अच्छा, अब मसला ये होता है कि जब बहुत सारी चीज़ें आप एक प्रिंसिपल स्टांस लेते हैं, आप पॉलिसी इनंसिएशन करते हैं, फिर आपको ये भी नजर आता है कि कुछ चीज़ें पहले से ही खराब चल रही थी। जैसे कि इन पॉलिसी स्टेटमेंट से पहले भी पैटअप हमारे साथ लगा हुआ था, उसके बाद भी IMF के पास हमने जाना था। IMF भी हमारे खिलाफ एक तरह से काम कर रहा है, ऐसी ऐसी अजीब पॉलिसीज बताता है, कहता है बिजली महंगी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब मसला क्या है? मेरा ख्याल है अगर हम इन सबको डिसएग्रीगेट करें, हमारा मसला ये होता है कि जब बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं तो हम सब मुसीबतों का एक वो मलगम बनाते हैं और अपने सर पे चढ़ा लेते हैं कि यार ये सारी की सारी एक ही वजह से है और वो अमेरिका है इसके पीछे, क्योंकि हमने उसको एब्सोल्युटली नॉट का भी नारा लगाया। अगर डिसएग्रीगेट कर लिया जाए तो ये कहा जाए कि क्या हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स होती रही हैं, क्या हमारे पास डॉलर्स काफी थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से तो लेने पड़ेंगे, वरना डिफॉल्ट कर जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए आप IMF के पास चले गए कि सबसे आसान वही है, पैसा थोड़ा सा लेते हैं वहां से, उससे कुछ पेमेंट करेंगे और ये वक्त मुश्किल वाला गुजार लेंगे। इन द मीनवाइल हम अपनी इकोनॉमी को चला के कोशिश करेंगे कि पैसे वहां से निकलवाना शुरू कर दें। तो ये भी वजह बन गई आपकी IMF के पास जाने की। क्या FATF के जितने कवानीन, चाहे वो 43 थे या 27 थे, आपके यहाँ ये एग्जिस्ट करते थे? बिल्कुल भी नहीं एग्जिस्ट करते। बिल्कुल सही। इसीलिए आपने एक एक करके उन्होंने करवाए आपसे। आपने कहा हाँ जी हम करेंगे, उन्होंने कहा नहीं, बैठ के हमारे सामने करो और हमें ला के दिखाओ। हाँ। कब किया, कौन सा कानून पास किया, कौन सी लेजिस्लेशन हुई, उसके बाद हमें यकीन आएगा कि हाँ, और किसको फिर सजा दी तुमने। ठीक। तो अभी हम जहाँ फंसे हुए हैं, 27वां जो पॉइंट है कि सजा दी है कि नहीं दी, जो पकड़े गए हैं लोग। हाँ। तो देखिए ये हमारे निज़ाम के अंदर ये तमाम चीज़ें होल्स थे, गैप्स थे, उन्होंने उनको। तो अगर आप डिसएग्रीगेट करके देखेंगे तो हर चीज़ अपनी जगह पे बैठ जाएगी और आपको ये नहीं लगेगा कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हुई है। जल साहब, लास्ट क्लोजिंग कमेंट आप क्या इस पे देंगे और बताइएगा ये FATF का और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट, वो हाउ डू यू एनालाइज दैट? जी देखिए, ये इससे पहले भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है, बट द करंट जो सैगा है ये जून 2018 से इट स्टार्टेड, और अभी जो लेटेस्ट 21 से 25 जून में जो रिव्यू हुआ है, अगेन वी कंटिन्यू। बेसिकली जैसे मार्शल साहब ने भी बताया, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड इशू है। एक तो जैसे उन्होंने राइटली पॉइंटेड आउट कि हमारे अपने भी ड्रॉबैक्स हैं, स्नैग्स हैं, लूप होल्स हैं, हमारे अपनी खामियां हैं टेरर फाइनेंसिंग के बारे में या मनी लॉन्ड्रिंग के, या इस तरह के बहुत सारे इश्यूज थे। जो 27 आइटम्स जो हमने ठीक किए, 26, ठीक है, इसका मतलब कि कुछ तो ठीक हमने किया है ना। 26 जो खराबियां थी या जो वो ठीक कर लिए, we put some our house in order to a great extent.
सो देयर वर सर्टेन स्नैक्स इन आवर सिस्टम। एक तो ये है, दूसरा जैसे वो जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल डायनेमिक्स जो हैं वो ये अफगानिस्तान और जो अमेरिका का हमारे ऊपर प्रेशर है, इट आल्सो इज ए मैनिफेस्टेशन। इफ दे आर ऑन आवर साइड दे वांट टू रियली ओब्लाइज अस, तो आउट ऑफ द वे भी करेंगे बिल्कुल ठीक है। मेजर जनरल बिल्कुल ठीक है। जज साहब थैंक यू वेरी मच। एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच जी। रहमान मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया जी। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे मंसूर आज़म खाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।